ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक आए थे, वी हैव सीन कौन सा लॉ देखा था हमने, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो था अपना हमने कंप्लीट किया था, राइट। ठीक है, तो मुझे बोलो यहाँ पे मोल्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आ रहा था। बोलो मोल्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आ रहा था। फर्स्ट लॉ, तो moles produced was what, number of electrons, number of moles of electrons passed, इलेक्ट्रॉन पास, राइट, इनटू इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने इसको मोल रेशियो से मल्टीप्लाई किया था, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास का फॉर्मूला क्या आ रहा था, I into T upon 96,500. राइट। और इस मोल रेशियो का फॉर्मूला बोलो, number of moles of product in half reaction upon number of moles of electron. राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन हाफ रिएक्शन अपॉन हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। तो हमने यहाँ से क्या निकाला था, हमने मोल्स प्रोड्यूस निकाला था। मोल्स से के बाद अगर वो आपको क्या पूछ रहा है कि कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सिंपली इसको क्या करना है, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था क्या, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने खत्म कर लिया था। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा गैलोनिक सेल के बारे में पढ़ा था। अब क्या करते हैं, अब जो है इसका हम सेकंड पार्ट जो है न्यूमेरिकल्स का, जहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मतलब ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है वो कंडक्टिविटी वाला पार्ट है, उसमें से एक न्यूमेरिकल्स हम बोल सकते हैं क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो फैराडे लॉ वाला पार्ट है, और थर्ड जो पार्ट है वो है हम बोल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट। तो नर्स्ट इक्वेशन में दो आ जाएगा, एक नर्स्ट इक्वेशन वाला मतलब ई नॉट वाला पार्ट आ जाएगा, और दूसरा जो डेल्टा जी और के वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब ये जो नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट है ये अपन देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या बोला कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप, आपने क्या कर दिया, आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप कर दिया। तो हमने क्या बोला था कि गैल्वानिक सेल है। अब गैल्वानिक सेल में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन होके वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वहां पे हम बोल सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे कोई पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए। अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं फ्लो होगी, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वहां पे बनेगा नहीं तो हम बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस होगी, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है वो फ्लो हो नहीं पाएगी। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो गैल्वानिक सेल में जब अपन आते हैं तो उसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, इसको क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, और एक दूसरे को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन होता क्या है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं। राइट। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, अगर सोचो कि अपने पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन में मैंने बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ पे एक पोलर सॉल्वेंट का एक क्या कर दिया मैंने, सॉल्यूशन बना दिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक रॉड डिप कर दिया। ठीक है, तो रॉड जो है ये सोचो कि एक आपका मेटल रॉड है, क्या ये मेटल रॉड है। तो ये मेटल रॉड क्या करेगा, सोचो कि ये अगर कॉपर का बना है तो ये कॉपर का जो है ये कन्वर्ट कैसे होगा, ये हम बोल सकते हैं Cu जो होगा ये कन्वर्ट होगा Cu डाइपॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, राइट। मतलब ये बंदा हमेशा क्या करेगा, ये बंदा जो Cu है जब भी वो क्या करोगा, आप उसको एक्वियस स्टेट में लाना चाहोगे तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब क्या, तो इसको अगर आपने क्या Cu के मेटल रॉड को आपने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, तो ये जो Cu है ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ये किस में डिग्रेड होगा, हम बोल सकते हैं ये डिग्रेड होगा Cu डाइपॉजिटिव में, हम बोल सकते हैं ये डिग्रेड होगा। तो डिग्रेड होगा मतलब क्या, तो Cu जो है ये हम बोल सकते हैं ये जो Cu मेटल है ये किसको, खुद को इस सॉल्यूशन में Cu डाइपॉजिटिव की तरह हम बोल सकते हैं ये भेजेगा नीचे, क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में उसको Cu डाइपॉजिटिव की तरफ भेजेगा। अब यहाँ पे इस पे जो दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जाएंगे, हम बोल सकते हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल पे रह जाएंगे। तो अब मुझे बोलो इस मेटल पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। और इसके आजू बाजू में ये सारे क्या हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज जो है ये क्या हो रही है, इसके आजू बाजू में हम बोल सकते हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होगा, और ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होने की वजह से वहां पे हम बोल सकते हैं वहां पे क्या जनरेट होगा, वहां पे जनरेट होगा एक पोटेंशियल। अब मुझे बोलो ये जो प्रोसेस हो रही है कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या रिडक्शन प्रोसेस है,
ऑक्सीडेशन। Oxidation. यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? देखो फिर से एक बार बहुत आराम से बताता हूँ क्या किया मैंने एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया, इस पोलर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, सीयू मेटल डाल दिया। मतलब जैसे आप सीयू डालोगे उसका एक्वियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्वियस स्टेट में कन्वर्ट कैसे होगा, वो सीयू डाइपॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सीयू का रॉड है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा सीयू डाइपॉजिटिव में। मतलब वो क्या करेगा, सीयू जो है वो टूट के सीयू डाइपॉजिटिव में सोल्यूशन में चला जाएगा। तो सॉल्यूशन में चला जाएगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कहाँ पे बचेंगे, इस मेटल प्लेट पे बचेंगे। मेटल प्लेट पे जैसे ही वहां पे प्लेट ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव जो हमने आयंस इसमें भेजे थे वो क्या करेंगे, उस मेटल प्लेट को सराउंड करेंगे। मेटल प्लेट को सराउंड करते ही वहां पे क्या बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगा। और ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या कॉज करता है, वहां पे पोटेंशियल बनाता है। कौन सा पोटेंशियल बनेगा, जो रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, तो ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा। अब पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको ई ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ? यस सर। सेम उल्टा अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन मेटल लेता तो नॉन मेटल क्या करता फिर, तो नॉन मेटल अगर मैं कोई नॉन मेटल लेता तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पे इस बंदे पे क्या आ जाएंगे, इस बंदे पे जैसे इस पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे थे, नॉन मेटल लोगे तो उस नॉन मेटल के प्लेट पे क्या आ जाएंगे, हम बोल सकते हैं नॉन मेटल के प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और उसके आजू बाजू में सब नेगेटिव चार्जेस वाले क्या हो जाएंगे, घेरा करेंगे। तो यहाँ पे भी एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगा। यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, पर वहां पे नॉन मेटल के केस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ई रिडक्शन बनेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन में हम बोल सकते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रोनेशन में आपका क्या होता है, रिडक्शन वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब हम बोल सकते हैं मेटल के केस में जो होगा वो आपका डी इलेक्ट्रोनेशन होता है। नॉन मेटल के केस में जो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं सॉल्यूशन से, तो इसको अपन इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। तो डी इलेक्ट्रोनेशन अगर होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, लिख लो ये जल्दी। तो आप ये इसको थोड़े इजी वे में इस तरह याद कर सकते हो। डी इलेक्ट्रोनेशन हमेशा मेटल के केसेस में जो रिएक्शन होती है वैसे रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगा, पर वहां पे जो पोटेंशियल बनेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा। इलेक्ट्रोनेशन जो रिएक्शन नॉन मेटल के केसेस में होते हैं सेम वैसे रिएक्शंस होंगे, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। लिख लो। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो ये एनोड होगा या कैथोड, इस पोटेंशियल को कौन कहाँ पे जनरेट होगा ये पोटेंशियल, तो हमने कल देखा था लोन वाला। तो ए है मतलब एनोड है, तो एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। राइट, एनोड पे हमें क्या होगा, हमेशा हम बोल सकते हैं एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो पोटेंशियल होगा ये कैथोड पे डेवलप होगा तो ई कैथोड होगा। अब रिडक्शन कहाँ पे होता है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, एक मिनट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऑफ ई आ जाएगा एनोड। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ कैथोड भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो सामने ये दो चीजें भी लिख लो। तो चार्जेस पे मत जाओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जाओ कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद जज करो कि वो कैथोड होगा या एनोड होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो हम जब भी सेल सेटअप करते तो सेल सिर्फ जब सेटअप करेंगे तो सिर्फ उसमें एनोड होगा या सिर्फ उसमें कैथोड होगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो सेल आप जब भी सेटअप करते हो तो उसमें आपको क्या चाहिए, दोनों भी टर्मिनल चाहिए। कौन से टर्मिनल? अब ये जो है ये गैल्वेनिक सेल है तो इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होगी,
यहाँ पे एक वोल्ट मीटर होगा, ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? Potential difference. राइट, ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बना है इनके बीच में, ये हम बोल सकते हैं मेजर करेगा। इसके बीच में आपको इनको ज्वाइन करने के लिए आप क्या डालते हो, इसके बीच में आप एक सॉल्ट ब्रिज डालते हो। तो आपको मैंने ये पढ़ने के लिए बोला था। ये बेसिकली डायग्राम कौन से सेल की है? यहाँ पे मैं CuSO4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ZnSO4 लिखता हूँ। बोलो मुझे कौन से सेल की डायग्राम है? नेम ऑफ द सेल, इट इज व्हाट, इट Daniel इज cell. इट इज डैनियल सेल। ठीक है, तो पढ़ लो, तब तक ये समझेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं CuSO4 का एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, मतलब वहां पे मैं एक डैनियल सेल सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैथोड भी होना चाहिए, एनोड भी होना चाहिए। तो जब कैथोड होगा और कोई एनोड होगा, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक है, तो कैथोड होगा एनोड होगा, तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, ये जो पोटेंशियल इस सेल में डेवलप हो रहा है, ये सेल का पोटेंशियल जब लिखते हैं तो इसको ई सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ई सेल बनता है, यहाँ पे टोटल जो ये बनेगा, क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। उसको अपन मेजर कैसे करते हैं, तो इसको अपन सिंपली लिखते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ई ऑफ एनोड, लिख के अपन इसका क्या करते हैं, ई ऑफ सेल निकालते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल आएगा कैथोड पे, वो ई कैथोड लिख लो, ये मेजर कर सकते हो आप। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा वो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मैं ई ऑफ क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एनोड लिखता हूँ। तो इस इन दोनों के अगर मुझे पोटेंशियल्स पता है, सिंपली इन दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको ई ऑफ सेल मिल जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला और बार है, एक्सप्लेन कर सकते देखो सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं एक ये कर रहा हूँ, सेल सेटअप कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेटिंग अप अ सेल। तो सेल सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैथोड भी चाहिए, एनोड भी चाहिए, राइट? तब तक जब तक वहां पे, क्यों, क्योंकि जो यस सर सेल आप सेटअप करोगे उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होनी ही चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो सेल साइमल्टेनियसली क्या करेगा, रिएक्शन दिखाएगा। तो सेल सेटअप करने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो कोई कैथोड या एनोड होगा तो ही वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, राइट? तो ये दोनों हमने अगर मिक्स किया या कंबाइन किया तो ही वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी और वहां पे हम सेल सेटअप कर पाएंगे। अब जहां पे कैथोड है, उस कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जैसे इलेक्ट्रोनेशन डी इलेक्ट्रोनेशन होगा, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन डी इलेक्ट्रोनेशन होगा। तो जब कैथोड है तो कैथोड पे पोटेंशियल कौन सा डेवलप होगा, ई ऑफ कैथोड डेवलप होगा, राइट? और एनोड है तो वहां पे ई ऑफ एनोड, उस पे हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल है वो डेवलप होंगे। तो ये पोटेंशियल जो डेवलप होंगे ये अपन मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस सर राइट, तो ये मैंने मेजर कर दिया। तो सोचो कि ई ऑफ कैथोड एक्स है, ई ऑफ एनोड हम बोलते हैं वाई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पोटेंशियल आने वाला है किसमें, इस वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल आने वाला है, ये वोल्ट मीटर का पोटेंशियल किसका पोटेंशियल होगा, किसी एनोड या कैथोड का होगा या पूरे सेल का होगा? राइट, पूरे सेल का होगा। तो पूरे सेल का अगर मुझे वहां पे पोटेंशियल देखना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। जनरली ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस हम बोल सकते हैं ई ऑफ रिडक्शन। ठीक है, पर यहाँ पे होता क्या है आपका, अब ऑक्सीडेशन है मतलब कौन सा सेल होना चाहिए ये, ये ऑक्सीडेशन है मतलब कौन सा सेल होना चाहिए, ये एनोड होना चाहिए। तो ई ऑफ Yes. प्लस आप लिख सकते हो रिडक्शन है तो ये कौन सा होगा, ई ऑफ कैथोड, राइट? तो यहाँ पे तो आपको पूछना चाहिए क्या चाहिए कि इन दोनों में तो पॉजिटिव हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड क्यों लिखा है? तो यहाँ पे जो एनोड होता है इस पे जनरली क्या होता है, इस पे जनरली निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। तो निगेटिव पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, बेसिकली कैंसिल करने के लिए उसको बाद में लिखते हैं या फिर माइनस साइन देके उसको अपन ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप क्या करोगे, सिंपली एक ही फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको कैथोड एनोड भी वहां पे पता चल जाएगा, एनोड कैथोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता चल जाएगा। तो सिंपली ये वाला जो फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो ई ऑफ कैथोड हम सिंपली क्या, ई ऑफ सेल क्या बोल सकते हैं, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड आप बोल सकते हो। तो कैथोड पे आपको पता होगा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे आपको पता होगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक ही फॉर्मूला लर्न करो, बाकी के सारे फॉर्मूलाज आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, सर डैनियल सेल ये एचएससी की टेक्स्ट बुक में दिया है क्या? और नहीं, ये 11 के पार्ट में है।
अब भी नया अपडेटेड में जो है ये 11 के पार्ट में है। ओके सर। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। सर अगर एनोड पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ तो हमें माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा ना, या सिर्फ वो राइट, मैग्नीट्यूड नहीं पॉजिटिव नहीं नहीं, माइनस मैग्नीट्यूड? माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो ये माइनस इसको यहाँ पे लिखा है ना। क्यों? क्योंकि देखो एडिशन, ये बेसिकली यहाँ पे आना क्या चाहिए था, इस पे जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल, इस पे जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल की एडिशन यहाँ पे आनी चाहिए थी, राइट। तो इस बंदे का जो पोटेंशियल बनता है वो निगेटिव में आता है, मतलब सोचो कि -2 आता है या -2.1 आता है, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए ये माइनस यूज किया जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो फिर प्लस हो जाएगा, और इसका ऐड होके हमें ये v मिल जाएगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करना है, उसके साइन भी कंसीडर करना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लिख लो ये जल्दी। तो इसमें ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लिखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला फॉर्मूला याद मत करना, कैथोड और एनोड वाला फॉर्मूला याद करना। पर वो बीच में वो येलो क्या है वो? हाँ। कहाँ पे? ये वाला, हाँ सर। ये सॉल्ट ब्रिज है ना, इसको मैंने बोला था आपको कल पढ़ने के लिए। बेसिकली क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये दो सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, प्लस ये बेसिकली क्या करता है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से भी बचाता है, ठीक है। तो कल मैंने जो बोला था थियरी पढ़ने के लिए, उसमें सॉल्ट ब्रिज का भी बताया था। आज अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज भी पढ़ लो। इसमें बेसिकली क्या होता है, केसीएल और अगर अगर सॉल्यूशन होता है, तो ये अगर अगर सॉल्यूशन और केसीएल क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के इस सेल में डालते हैं, या इस सेल से इलेक्ट्रॉन उठा के इस सेल में डालते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट आपको दोनों के इसमें अगर चाहिए होगा तो आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ लो इसकी ओके। थियरी एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है क्या, कि ये बना किससे है और इसके रोल क्या है, ठीक है। तो ये कल भी लिख के दिया था, आज भी बोलता हूँ, सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉल्ट ब्रिज किससे किससे बनता है और इसका रोल क्या है अपने इसमें किसमें, आपके सेल में। तो ये पढ़ लो एक बार, जो जो कल बताया था वो हर एक पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। उसमें दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को क्या बोला जाता है। जैसे मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड है। सिंपली वो आपको क्या दे देगा, मेटल ये दे देगा, क्या दे देगा, हम बोल सकते हैं सेल नोटेशन दे देगा, और वो पूछेगा आपको कि ये मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड है, तो आपको वो थोरोली पता होना चाहिए। तो वो देख लो, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, वो बाद में एक बार लास्ट में जब थ्योरेटिकल या इसके जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं वहां पे भी आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ट्राई करो कि आप पहले से उसको पढ़ के रखो, ठीक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन इस पे, ठीक है। अब ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था क्या था, कंडक्टिविटी था और आपका मोलर कंडक्टिविटी था। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होते हैं? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी में कुछ चीजें फिक्स, आपका आवाज छोट ही आ रहा है, थोड़ा सा बोलो, लाउडली बोलो। मोलर कंडक्टिविटी में हम कुछ चीजें फिक्स करते हैं। राइट। मोलर कंडक्टिविटी में अपन पैरामीटर्स क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी में अपन पैरामीटर जो वो फिक्स करते हैं। क्या क्या पैरामीटर फिक्स करते हैं यहाँ पे अपन? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना लेते हैं अपन, वो 1 मोलर होता है हमेशा, 1 mole. राइट। जो आपका ये होगा, क्या होंगे आपके जो ये होंगे इलेक्ट्रोड्स होंगे, वो इलेक्ट्रोड के बीच में का डिस्टेंस कितना रखते हैं आप? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। और जो कंडक्टिविटी मेजर करते हो वो कंडक्टिविटी कितने एरिया में मेजर करते हो आप? 1 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप हम बोल सकते हैं वो आप मेजर करते हो, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स फिक्स होने के बाद वहां पे जो भी कंडक्टिविटी आएगी उस कंडक्टिविटी को अपन मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये जो सिंपल कंडक्टिविटी में कुछ कंडीशंस थे क्या? यहाँ पे आप कंसंट्रेशन जो चाहिए वो यूज कर सकते थे इलेक्ट्रोलाइट का, जो चाहिए वो आप क्या कर सकते थे, लेंथ यूज कर सकते थे। जहां पे पूरे सॉल्यूशन में आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते थे। तो ये दोनों सेम थे क्या? नहीं। वैसे ही ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल होता है, ठीक है। ई ऑफ सेल को अपन सिंपली क्या बोलते हैं, दिस इज द सेल पोटेंशियल। ये क्या है, ये सेल पोटेंशियल है। और ई नॉट ऑफ सेल क्या बोलते हैं अपन, ई नॉट ऑफ सेल को बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है।
अब जहां जहां पे ये वर्ड आपको आगे भी बहुत बार यूज हो जाएगा स्टैंडर्ड वर्ड, तो स्टैंडर्ड वर्ड जब भी यूज होगा वहां पे जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी में पैरामीटर्स फिक्स किए थे, वैसे जहां जहां पे वर्ड स्टैंडर्ड आता है वहां पे क्या फिक्स करते हैं अपन, वहां पे आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो पैरामीटर फिक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहला पैरामीटर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन जनरली क्या करते हो, 1 मोलार, जो भी आप ये लेने वाले हो, क्या लेने वाले, सोल्यूशन लेने वाले हो, उस सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स लेना पड़ेगा, वो 1 मोलार ही लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का हम हमेशा क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। तो ये दो पैरामीटर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे फिक्स करने पड़ेंगे। तो ये दो पैरामीटर फिक्स करने के बाद क्या कर रहा हूं मैं, मतलब ये देखो, सो सिंपली कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सेल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 मोलार सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ले लिया। इस 1 मोलार सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, इस 1 मोलार सॉल्यूशन में मैंने एक रॉड डिप कर दिया। अब ये जो सारा सेटअप है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल बनेगा, ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा और टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब जो भी पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को अपन ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट मतलब क्या, ये आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। यहाँ पे सेल पोटेंशियल में ऐसे कुछ जरूरत है क्या, कुछ कंडीशंस मेंटेन करने की, नहीं। तो ये ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल में बेसिकली ये डिफरेंस है कि ई नॉट इज व्हाट, इट इज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं, टेम्परेचर फिक्स करते हैं, वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन फिक्स होने के बाद जो भी पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे। ई नॉट ऑफ सेल में कुछ वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होगा, जो चाहे आप वो कंडीशन लेके जो जब चाहे वो आप वहां पे क्या कर सकते हो, पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, किसमें, आपके वोल्ट मीटर में। तो वो पोटेंशियल क्या होगा, वो सिंपली आपका सेल पोटेंशियल होगा। ये क्लियर है, सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो फिर जल्दी, ठीक है। तो नॉट अगर आ गया तो ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, नर्स्ट। उस बंदे ने क्या किया, हम बोल सकते हैं उस बंदे ने ये जो है क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में उसने क्या कर दिया, एक रिलेशनशिप सेटअप कर दिया। तो वो अपन देखते हैं कि उस बंदे ने यहाँ पे रिलेशनशिप सेटअप क्या किया था, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन ये क्या देने वाला है आपको, हम बोल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशनशिप देने वाला है। ये क्या देने वाला है, ये रिलेशनशिप देने वाला है, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देने वाला है, ये हम बोल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल और आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट के बीच में क्या करने वाला है, जो भी आपका सेल रिएक्शन है उसके बीच में हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप देने वाला है, ठीक है। तो ये जो था, ये इसने पहले ऐसे दिया था, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या बोला था इसने, ई ऑफ सेल इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये एक एक करके हर एक पैरामीटर आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, इसको ही अगर आप इसको करते हो, क्या करते हो बेसिकली, अगर आप ये ले रहे हो ई नॉट ऑफ सेल ले रहे हो, मतलब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो टी यहाँ पे निकल गया, आर भी आपका क्या होगा, गैस कांस्टेंट होगा, वो भी आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। फैराडेज का वैल्यू जो होगा वो कूलम में लोगे तो वो भी बंदा फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज अगर आप पुट करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये आएगा डायरेक्टली 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आपको ये बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना है, कौन सा, तो ये जो है ये फॉर्मूला किसका है, हम बोल सकते हैं ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो ई ऑफ सेल इज द सेल पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन मतलब क्या, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इन कैरिंग आउट दिस रिएक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड होगा एन। ये जो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विथ एन एग्जांपल। पहले यहाँ तक लिख लो कि
कैसे इसका यूज करना है अपन देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस मुझे बोलो सॉलिड के कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ये कभी चेंज हो सकते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स के? अगर कोई बंदा सॉलिड में है और वो रिएक्शन कर रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज होता है क्या? नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर कोई सॉलिड आ गया सब्सटेंस, क्या आपके इक्वेशन में कोई सॉलिड सब्सटेंस आ गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या पकड़ना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 पकड़ना है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल अपन, पहले यहाँ तक लिख लो जल्दी। ठीक है, हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते देखो। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक सेल दिया है, इट इज द सेल इज Zn इज गिविंग अस Zn डाई पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। वो क्या दे रहा है आपको, H2 दे रहा है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लेटिनियम। अब ये प्लेटिनियम जो होगा ये हम बोल सकते हैं आपका क्या है, ये सरफेस सिर्फ प्रोवाइड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा। क्या होता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो ये बेसिकली बंदा क्या करेगा, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा। ये बेसिक इसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। क्या करेगा, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, तो रिएक्शन में ये बंदा क्या नहीं करेगा, पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब हमने ये देखा, ये आपका क्या हो गया, ये सेल नोटेशन हो गया। तो मुझे बोलो ये साइड में क्या होता है हमेशा, एनोड या कैथोड? एनोड। यहाँ पे हमेशा एनोड होगा। इस साइड में कौन होगा, कैथोड। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, पहले तो सेल रिएक्शन लिखनी है। बोलो अब एनोड में क्या होता है, हमें हमें पता है एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो मुझे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन बोलो कैसे आ जाएगी, Zn gives 2 electrons and becomes it is Zn. what, Zn will be giving us what, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ। अब मुझे यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन बताओ कैसे आएगी, या फिर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी? H2 plus 2 electrons gives H plus. देखो अब यहाँ पे हम H2 डायरेक्टली यूज कर पाएंगे क्या? तो वहाँ पे 2H यूज करेंगे हम लोग। राइट राइट, एकदम करेक्ट। यहाँ पे अपन 2H प्लस यूज करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने पड़ेंगे? 2 electrons. राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, H. दो। अब देखो ना यहाँ पे एक, राइट, वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे H2 फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो H बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो H बन जाएगा, तो H प्लस H क्या बनेगा, यहाँ पे H2 बनेगा। अकेला H कभी स्टेबल नहीं होता, इसलिए हमेशा जनरली आप जब भी ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो ट्राई करो वहां पे हमेशा H2 बनाया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन इन मोनोएटॉमिक फॉर्म इज नॉट स्टेबल, तो वो हमेशा एग्जिस्ट जब करेगा तो वो डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्या, ये हम बोल सकते हैं आपके रिएक्शंस हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है, मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, राइट। तो इसके पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूँ, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन बोलता हूँ। ठीक है, तो और इसका जो पोटेंशियल बनेगा इसको मैं क्या बोलता हूँ, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बनता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ई ऑफ सेल चाहिए। तो ई ऑफ सेल करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको टोटल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो टोटल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, टोटल रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पे कैंसिल कौन होगा, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये Zn जो होता है ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वियस स्टेट में है, ये बंदा एक्वियस स्टेट में है, और H2 जो होगा वो क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर इस अपनी जो टोटल रिएक्शन होगी वो कैसे आ जाएगी, Zn सॉलिड इट इज गिविंग प्लस, वो हम बोल सकते हैं 2H प्लस in aqueous condition it will be giving us what, it will be giving us Zn डाई पॉजिटिव in the aqueous condition plus H2 in gaseous state। तो यहाँ तक कोई डाउट है? E नॉट ऑफ सेल कैसे आएगा बोलो, E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, E naught of cathode minus E naught of anode। राइट, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E नॉट ऑफ एनोड। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज है ये आपको बेसिकली प्रोवाइडेड होंगे, तो सिंपली ये दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला में एक वाला तो पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर आ गया। अब मुझे बोलो इस फॉर्मूला में ये जो n वाला पैरामीटर होगा ये कितना होगा इस केस में,
राइट, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल आपको आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स आपके आ गए। अब हमें पैरामीटर्स कौन से बच गए, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले पैरामीटर्स बच गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो रिएक्शन आई है ये फिर से एक बार लिख लेता हूँ। Zn solid plus 2H plus in aqueous condition it is giving us what, it is giving us क्या दे रहा था ये हमें, Zn dipositive in aqueous state प्लस हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें दे रहा था वो H2 in gaseous state, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपकी रिएक्टेंट साइड है और ये जो बंदा है हम बोल सकते हैं आपका प्रोडक्ट साइड है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे, आप जब प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड के कॉन्सेंट्रेशन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे बोलो कॉन्सेंट्रेशन आप किसके कंसीडर करोगे और किसके कंसीडर नहीं करोगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हम क्या देखते हैं यहाँ पे लॉग है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, राइट। तो प्रोडक्ट में आप किसके कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करोगे, दोनों के करोगे या सिर्फ एक बंदे का कॉन्सेंट्रेशन आपको कंसीडर करना है। ये आपके प्रोडक्ट है, हाँ राइट। फिर H2 का क्या कंसीडर करते हो आप वहां पे, H2 क्या है यहाँ पे, H2 गैस है, तो गैस होगा तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा H2 का, राइट, एकदम करेक्ट। वहां पे आपको H2 का क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला में कैसे दिखेगा, फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn डाइपॉजिटिव। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा और यहाँ पे ये गैसियस मटेरियल है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इसका प्रेशर कंसिडर करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, P ऑफ H2 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब मुझे बोलो रिएक्टेंट में आप क्या कंसिडर करोगे, राइट, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप कंसिडर करोगे। इस Zn का कॉन्सेंट्रेशन आप कंसिडर करोगे क्या, नो सर, क्यों नहीं करेंगे, नो सर, राइट, क्योंकि Zn सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन हमने बोला है कितना है, आपको हमेशा 1 कंसीडर करना है। हाँ एक और चीज यहाँ पे बच गई, मुझे बोलो इसमें क्या बची एक चीज, तो ये जो H पॉजिटिव है इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो वो 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस पावर में आता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ा होगा तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिखते हैं अपन या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, तो हम ये जो कोएफिशिएंट आते हैं उस कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के हम बोल सकते हैं पावर में लिख लेते हैं। तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हम आराम से अब रिएक्शन देख के लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, यस सर। ठीक है। तो समझ रहा है कि अगर देखो आपको सिंपली इतने ही चीजें दी जाती है, इतने चीजें में आपको क्या क्या देगा, वो ई ऑक्सीडेशन देगा, ई रिडक्शन देगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन देगा और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बुलाएगा, वो आपको ई सेल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो ई सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये सारे जो है पहले आपको वहां पे ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन हाफ से टोटल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। ये क्यों निकाल रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन हाफ की टोटल रिएक्शन क्यों निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, क्या जानने के लिए टोटल रिएक्शन की एडिशन कर रहे हैं अपन, नहीं, वहां पे हमें बेसिकली वैल्यूज किसके चाहिए, हमें कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है, ये यहाँ से समझेगा क्या इस वाले रिएक्शन से, नो सर, नहीं, ये सेल नोटेशन से हमें समझेगा ही नहीं ना कि वहां पे प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। तो सेल नोटेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन में जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि इस सेल में कौन प्रोडक्ट साइड में और कौन रिएक्टेंट साइड में। तो आप क्या कर पाओगे, फिर आराम से एक एक चीजें यहाँ पे लिखना स्टार्ट आप कर पाओगे। क्लियर है कि क्या क्या किया और कहाँ से हमने इसको पिकअप किया है हर एक चीज को। हाँ अब इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप हायर लेवल बाद में जाओगे तो इसको आपको ये भी मिल जाएगा, अनसागर इक्वेशन से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब भी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप नोस्ट इक्वेशन को लर्न कर सकते हो। बेसिकली ये वाला लर्न कर लो, बाकी का फिर यूज कैसे करना है ये आपको सब एक एक करके आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये, क्लियर है। किसी भी एक पैरामीटर में कहीं पे डाउट है कि कैसे सॉल्व किया या कैसे आया, ये समझा है पूरा पैरामीटर कैसे यूज करने, क्योंकि ये यूज करने आया तो ही आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन छूटेंगे। एक होगा ई ऑफ सेल का क्वेश्चन, एक होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन, और दूसरा जो होता है वो जनरली होता है आपको डिटरमाइन करते हैं वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं। तो सीधे सीधे 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। तो फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, हर एक चीज क्लियर है या फिर से एक बार बताऊं,
क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया था हमने, राइट? Yes, sir. ठीक है, ये लिखना स्टार्ट करो जल्दी अब। ठीक है, हो गया। हो गया सर। ठीक है, ये अगर किसी का नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाली चीज भी लिख लो जल्दी। तो गैसियस सब्सटेंसेस होंगे, तो गैसियस सब्सटेंसेस को आपको क्या कंसीडर करना है? कंसीडर द प्रेशर्स। प्रेशर भी आपको गिवन होंगे, सिर्फ एटमॉस्फेयर में चाहिए। हाँ, प्रेशर भी जो चाहिए वो एटमॉस्फेयर में चाहिए। तो कंसीडर हम बोल सकते हैं कंसीडर प्रेशर्स, उसका यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए वो। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते, एक और मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, तो ये और एक आपका क्लियर हो जाएगा जल्दी से। ये इस रिएक्शन का क्या क्या आप निकाल सकते हो बोल दो। ठीक है, तो आपके पास एक सेल दिया हुआ है, Zn डाई पॉजिटिव इज गिविंग अस Zn। ठीक है, ये हमने अपने पास क्या ये सेल है। ठीक है, तो इस सेल को मुझे बोलो ये कौन सा सेल होगा? ये ऑक्सीडेशन सेल होगा या रिडक्शन सेल होगा? रिडक्शन। राइट, रिडक्शन होगा। कैसे जज किया रिडक्शन सेल है? जो Zn डाई पॉजिटिव वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? वो Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो Zn को Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये रिडक्शन सेल हो गया, राइट? तो रिडक्शन सेल हो गया, मतलब ये किस कौन सा होगा? कैथोड होगा या एनोड होगा? Cathode. राइट, ये हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करने हैं? इनके मुझे ये करने हैं, क्या करना है? इसका मुझे अब E नॉट ऑफ कैथोड आपको दिया होगा। आपको बेसिकली क्या करना है? E ऑफ कैथोड निकालना है। तो E ऑफ कैथोड आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे? क्या क्या यूज करके? नोस्ट इक्वेशन यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल रिएक्शन लिखने की जरूरत है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? यस। Yes, sir. ठीक है, तो एग्जांपल हम क्या देख रहे थे? Zn डाई पॉजिटिव वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली हाफ रिएक्शन क्या लिख ली? Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट इज गिविंग अस Zn, राइट? तो यहाँ पे अगर ये आपकी हाफ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मुझे बोलो ये इनकी वैल्यू क्या है? राइट, n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो बंदा होगा हमें पता है, जो डाई पॉजिटिव में तो वो एक्वियस होता है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है? E ऑफ कैथोड निकालना है। तो E ऑफ कैथोड के लिए आपको E नॉट ऑफ कैथोड जो होगा वो प्रोवाइडेड होगा ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैं वो सेम लिख लूंगा। तो E नॉट ऑफ कैथोड जो भी आएगा वो अपन लिख लेंगे। माइनस में क्या आ जाएगा? 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? तो n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करता हूँ मैं। अब लॉग ऑफ मुझे बोलो इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है? तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट जो होगा वो Zn होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखूं मैं? 1. राइट, और नीचे क्या आ जाएगा? Concentration of Zn2 plus. राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+। ठीक है, तो आपको कैथोड एनोड सिंगल सिंगल दिया तो भी निकालना आना चाहिए, कॉम्बिनेशन में दिया तो भी आपको निकालना आना चाहिए। आ जाएगा निकालने। सिर्फ वहां पे वो आपको ये दो चीजें, एक ये चीज प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन में E नॉट ऑफ कैथोड प्रोवाइड करते हैं। बाकी
कॉन्सेंट्रेशन एक प्रोवाइड करेंगे। ये तीन चीजें प्रोवाइड करके आपको सीधा सीधा वो ई नॉट ऑफ कैथोड या ई ऑफ सेल आपको पूछेगा, तो आ जाएगा निकालने। सर ये 0.059/2 कैसे आया? देख अब यहाँ पे हमने क्या क्या किया, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये था क्या था, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नर्स्ट इक्वेशन ने फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था फॉर्मूला उस बंदे ने, कि आपका जो ये होता है ये क्या होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस, हम लिखते हैं यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, एक मिनट इसको हमने देखा था, ये एन होता है यहाँ पे आर टी, यहाँ पे लॉग ऑफ हम लिखते हैं क्या एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। अब आर जो है वो कौन है, आर इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर टेम्परेचर में देखते हो आप, अब इसके एटमॉस्फेयर में देखते हो 0.08 आती है। हाँ ठीक यस है। अब ई नॉट देख रहे हो मतलब टेम्परेचर आपका कितना आएगा, ई नॉट देख रहे हो मतलब टेम्परेचर आपको कितना देखना रहना पड़ेगा उस रिएक्शन का, 298 केल्विन। राइट 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका वैल्यू फिक्स हो गया। फैराडे जो होगा वो आप कूलम में लोगे, तो फैराडे का वैल्यू आप कितना लोगे कूलम में, 96,500। 96,500, तो ये वैल्यू 0.08 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96,500 कर दे कितनी आती है वैल्यू, अगर 0.059 नहीं आ रही है तो ई की वैल्यू 8.314 यूज कर ले, ठीक है। एक बार मैं आपको बोलता हूँ, तो 0.098 इंटू 298 अगर करोगे उसको डिवाइड करोगे 96,500 से, तो वो नहीं, यहाँ पे इसकी जो एटमॉस्फेयर वैल्यू होगी वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 8.314 ले लो, तो 8.314 अगर लोगे तो 8.314 इंटू 298 करोगे तो उसको डिवाइड करो आप 96,500 से, तो आपको मिल जाएगा वहां पे 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें है ये यहाँ पे इसको पूरा कांस्टेंट पकड़ के 0.059 जो है वो वैल्यू कंसीडर की गई है, क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सर ये आर की वैल्यू 8.314 और 0.08 कब यूज करनी होती है? डिपेंड होता है जब तू टेम्परेचर और वो कांस्टेंट्स कौन से यूज कर रहा है, तो आर की वैल्यू अगर तू यहाँ पे ये देख, यहाँ पे अगर तू ये यूज कर रहा है क्या, प्रेशर अगर कहीं पे आ गया तो आर की वैल्यू तुझे 0.08 यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आर की वैल्यू अगर तुझे यहाँ पे आंसर अगर कहीं पे जूल्स में दिख रहा है, मतलब तुझे वैल्यू किस में चाहिए, जूल्स में चाहिए, या फिर हम यहाँ पे ये कर सकते, देख अब यहाँ इससे मैं आगे क्या करूंगा, मैं डेल्टा जी निकालूंगा, तो ये क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी। अब गिब्स फ्री एनर्जी अगर तुझे चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जनरली जूल्स होता है, तो जनरली यहाँ पे फिर वो आर की वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी, वो 8.314 कंसिडर की जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। आर जूल्स में अगर तुझे कहीं पे यूज करना है, मतलब वैल्यूज तुझे अगर जूल्स में चाहिए, एनर्जी के वैल्यूज चाहिए, तो 8.314 स्टैंडर्डाइज यूज करता है। तो यहाँ पे आर 0.08 कब आएगा, वहां पे जब तुझे एटमॉस्फेयर में चाहिए, आर इज इक्वल टू वहां पे 2 आ जाएगा, जब वैल्यूज किसमें दी हो, आजू बाजू की वैल्यू तुझे रिक्वायर्ड वहां पे कैलोरीज में चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो तीन चीजें होती है, तीन आर की वैल्यू 8.314 एक होता है, 0.08 एक होता है और 2 एक होता है। तो तुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू क्या करेगा, आर की वैल्यू जो है वो चेंज करेगा। अगर तुझे रिक्वायर्ड है कि तुझे कैलोरीज में वो आंसर चाहिए तो आर टू 2 लेगा, अगर तुझे एटमॉस्फेयर में कहीं पे प्रेशर के वैल्यूज है तो वहां पे 0.08 लेगा, अगर कहीं पे तुझे वैल्यूज जूल्स में रिक्वायर्ड है, मतलब ऐसा यूनिट तुझे जूल्स लेना है, तो तू 8.314 लेगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू नीड इन दैट क्वेश्चन। तो अगर तुझे डेल्टा जी फ्री एनर्जी जूल्स में चाहिए तो सिंपली तू क्या करेगा यूज, वहां पे 8.314 यूज करेगा। अगर तुझे वहां पे जूल्स में नहीं चाहिए, तुझे वैल्यू किस में चाहिए, कैलोरीज में चाहिए, तो आर की वैल्यू तो सीधा सीधा ये 1.98 समथिंग होती है, अपन राउंड ऑफ करके इसको 2 यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये जो 0.059 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, आर टी डिवाइडेड बाय एफ को, तो यहाँ पे इनके सबके वैल्यूज अगर कांस्टेंट मतलब पुट अप करेगा तो तुझे 0.059 आ जाएगा। तो 0.059 अपॉन एम है, तो इस इक्वेशन के लिए कौन सा, अभी जो हमने इक्वेशन देखा उसमें n इज इक्वल टू कितना आ रहा था, n इज इक्वल टू 2 आ रहा था, तो यहाँ पे ये वाला चीज हमने यहाँ पे पुट अप कर लिया है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, इसमें एक और चीज मिसिंग है, 2.303 भी है, ठीक है। तो जो लॉग है वो लॉग की जगह ln होता था, तो इस ln को अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
E naught of cell minus 2.303 RTNF into log of concentration of product upon concentration of reactant. तो 2.303 into 8.314 into temperature 298 upon 96,500 अगर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.059. ठीक है, तो ये इतना सारा वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये 0.059 अपॉन n आ जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं होगी, वो हमेशा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0.059 आ जाएगा. तो डायरेक्टली वैल्यू यूज करके आप लिख सकते हो. क्लियर है? ओके सर. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं आपका नर्स्ट इक्वेशन आ गया. सिंपली कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज पुट करो, n का वैल्यू पुट करो, E नॉट ऑफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, वो दिया होगा. ये सब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके आपको E ऑफ कैथोड मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं. देखो अब यहाँ पे आगे अपन आते हैं, हेडिंग दे दो, व्हेन कंडीशंस आर एट इक्विलिब्रियम. व्हेन कंडीशंस आर एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होता है? जो आपका फॉरवर्ड का जो रिएक्शन का रेट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे होगा वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे? इक्वल होता है. तो उसको अपन बोलते हैं वहां पे क्या हो गया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में देनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका E नॉट ऑफ सेल जो होगा वो E नॉट ऑफ सेल आपका कितना होता है, हमेशा 0 होता है. और ये जो है होता है क्या, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बोलो मुझे, आप कैसे निकालते हो के इक्विलिब्रियम? concentration of products upon concentration of राइट, reactant. एकदम करेक्ट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का आप जब रेशियो लिखते हो तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. मतलब हमारा अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब आओगे तो ये दो कंडीशंस आपको आपके नर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर करनी पड़ेगी. मतलब क्या, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये अपना ओरिजिनल है. पर जब कंडीशन इक्विलिब्रियम पे है तो चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, वहां पे E ऑफ सेल कितना हो रहा है, E ऑफ सेल 0 हो रहा है. तो यहाँ पे मैं 0 पुट अप करता हूँ. E नॉट ऑफ सेल हमें वहां पे दिया होगा या फिर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा 0.059 0.059 n का n आ जाएगा. अब इस बंदे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को. इस बंदे के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं. राइट, तो यहाँ से अगर मुझे ये निकालना है तो ये कैसे हो जाएगा, इस बंदे को मैं E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. तो आपको यहाँ पे दो वैल्यूज, या तो आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वैल्यूज देके E नॉट ऑफ सेल पूछेगा और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है. तो आपको इसके लिए एंटी लॉग निकालने आने चाहिए. मैं कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको ट्रिक से बताता हूँ, विदाउट ये करके, क्या क्या यूज करके, विदाउट लॉग टेबल यूज करके एंटी लॉग कैसे आपको निकालना आना चाहिए, वो आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा. ठीक है, तो जब तक आपको एंटी लॉग पता नहीं आ जाएगा, मतलब एंटी लॉग निकालते कैसे, आपको कभी भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिलेगी नहीं. क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो अभी यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू आ रहा है 0.059 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. अब मुझे सिर्फ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, E नॉट ऑफ सेल इनटू n अपॉन 0.059 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. सोचो कि आपने ये सारा सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कुछ तो x वैल्यू आ गई. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम. आपको वैल्यू किसकी चाहिए, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की चाहिए या के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए आपको? के इक्विलिब्रियम की. मतलब आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा. किसका एंटी लॉग, इस चीज का एंटी लॉग लेना पड़ेगा. तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, तो दोनों साइड में मैं एंटी लॉग लूंगा, तो एंटी लॉग और ये जो बचा है यहाँ पे लॉग, तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को क्या करते हैं, हमें पता है, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x. तो अगर आपको एंटी लॉग ऑफ x जो है वो शॉर्टकट फॉर्मूला से मैं अगर आता नहीं है डिराइव करने, तो यहाँ तक आओगे और फंस जाओगे और आंसर निकलेगा नहीं. ठीक है, तो ये जो एंटी लॉग के जो इक्वेशन है, ये जल्दी से जल्दी विद शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कैसे निकालना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू बता दूंगा. तो ये कंडीशन समझी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो ई ऑफ सेल जो होता है वो 0 होता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा के इक्विलिब्रियम में। तो आप वहां इससे ही क्या निकाल सकते हो, के इक्विलिब्रियम के आगे जाके वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये वन ऑफ द डेरिवेशन हो गया कि आप के इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम आप निकाल रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो उस रिएक्शन का आप के इक्विलिब्रियम आप बता सकते हो, पर वहां पे जो एप्लीकेशन हो रहा है दैट एप्लीकेशन इज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या हम बोल सकते हैं वहां पे जो रिएक्शन हो रही है दैट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। क्लियर है ये? Yes. लिख लो। सर हम यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं ना, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज तो इक्विलिब्रियम प्रिवेंट करता है ना। हाँ बोलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर हम ये सेल में भी सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं और सॉल्ट ब्रिज तो इक्विलिब्रियम प्रिवेंट करता है ना, वो इक्विलिब्रियम होने नहीं देता है ना कौन? सॉल्ट ब्रिज। नहीं, सॉल्ट ब्रिज नहीं, वहां पे सॉल्ट ब्रिज इक्विलिब्रियम सेटअप हम बोल सकते हैं वहां पे करने नहीं देगा, इक्विलिब्रियम सेटअप करने देगा ना, क्यों नहीं करने देगा सेटअप इक्विलिब्रियम। वो सॉल्ट ब्रिज से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हाँ ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं, ये होने दो। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। ऐसे नहीं होगा कि सॉल्ट ब्रिज, या और एक चीज होती है, सॉल्ट ब्रिज हर एक सेल में यूज नहीं होता। मतलब सॉल्ट ब्रिज जनरली यूज कहाँ पे होगा, डैनियल सेल में यूज होगा। फिर भी डैनियल सेल में भी आप इक्विलिब्रियम सेटअप कर सकते हो, ये आपको बताता हूँ मैं। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली करता क्या है ये अपन देखते हैं, ठीक है, लिख लो यहाँ तक पहले। सॉल्ट ब्रिज सिर्फ काम क्या करेगा, हम बोल सकते हैं आयंस का फ्लो जो होगा वो हम बोल सकते हैं वो मेंटेन करेगा, वो कभी एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स होने भी नहीं देगा, और आयंस का नंबर भी वो चेंज नहीं होने देगा, उसका इक्विलिब्रियम से कुछ लेना देना नहीं होगा। देखते हैं अपन, यहाँ तक लिख लो। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब जो फसिया का क्वेश्चन है वो अपन क्या करते हैं वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा, सोचो कि आपने एक डैनियल सेल यहाँ पे सेटअप कर लिया। क्या कर लिया आपने, एक डैनियल सेल यहाँ पे सेटअप कर लिया, ठीक है। तो ये एक सेल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक दूसरा सेल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो डैनियल सेल में जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? जो डैनियल सेल में सॉल्यूशंस यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? एक ZnSO4 होता है और एक होता है CuSO4, ठीक है। तो एक ZnSO4 हो गया, एक CuSO4 हो गया। इस ZnSO4 में क्या करते हैं, इसी का मेटल मतलब Zn पुट करते हैं, और इसी का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉपर का भी जो ये है ये पुट अप किया जाता है, ठीक है। इन दोनों को फिर बाद में क्या किया जाता है, एक सॉल्ट ब्रिज से हम बोल सकते हैं कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, हम बोल सकते हैं आपका सॉल्ट ब्रिज आ गया। इस सॉल्ट ब्रिज को बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है, और ये वोल्ट मीटर हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना ये जिंक हो गया, ये हो गया कॉपर, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये पता है क्या कि कॉपर का रिडक्शन और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे है? तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है या कॉपर का ज्यादा है? Copper. राइट, कॉपर का आपका जिंक हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये मैं आपको कल के लेक्चर में बता ही दूंगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कम ज्यादा का इफेक्ट क्या होता है। अभी के लिए ये सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हम बोल सकते हैं जिंक का कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, वो बंदा हमेशा ये रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो जिस बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिस बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां पे हमेशा रिएक्शन कौन सी होती है, वहां पे हमेशा हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन होगी, राइट। तो अब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए कॉपर पे कौन सी रिएक्शन होगी? Reduction. राइट। तो एक बंदा अगर रिडक्शन कर रहा है आपको सेल सेटअप करने के लिए, फिर इस बंदे को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। राइट, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये एज अ Zn डाई पॉजिटिव ये सॉल्यूशन में जा रहा है, Yes, sir. राइट। ये क्या कर रहा है, Zn डाई पॉजिटिव एज अ सॉल्यूशन में जा रहा है, और इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, या हम बोल सकते हैं इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पड़े होंगे, राइट।
अब यहाँ पे अब जब कॉपर पे आते हो तो कॉपर में जो CuSO4 के ये है क्या है, हम बोल सकते हैं CuSO4 के जो ये है Cu पॉजिटिव ये ऑलरेडी इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे होंगे प्रेजेंट, पर यहाँ पे अब इसको इस पे डिपॉजिट होने के लिए किन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ से मिलेंगे, वो सॉल्ट ब्रिज से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। राइट, एकदम करेक्ट। यहाँ पे जो KCl सॉल्यूशन होगा या अगर अगर सॉल्यूशन होगा वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैं वर्ड क्या यूज बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज से पास होके इस सॉल्यूशन में आते हैं और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जमा होने स्टार्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये Cu पॉजिटिव इस पे जाके क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये चिपक जाएगा। तो यहाँ पे इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर राइट, उसने क्या किए, जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे इस एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया इस साइड में। तो इसने बेसिकली क्या किया, अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो यहाँ पे जो होंगे वो नेगेटिव चार्जेस जो होगा वो ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी क्या दोनों सॉल्यूशंस में, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड न्यूट्रल पॉसिबल होगा क्या फिर रहने के लिए, नो वहां पे फिर यहाँ पे इस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता और इस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती। पर ये जब आपने उसमें सॉल्ट ब्रिज जैसे इसमें पुटअप किया, हम बोल सकते हैं सॉल्ट ब्रिज अगर आप इसमें डालोगे तो वो बंदा क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज जो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा इस साइड में भेजना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएगा और इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट भी डेवलप होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी और हम बोल सकते हैं ये जो होंगे ये सॉल्यूशंस, अब ये सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं क्या ZnSO4 के या CuSO4 के, नो सर नहीं, तो ये सॉल्यूशंस मिक्स भी नहीं होंगे। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा का सारा काम करेगा सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कहीं पे किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्या, कि तू ये बोल रहा है क्या कि Zn पॉजिटिव तू ज्यादा रिएक्शन से रेट मत कर, या ऐसे कुछ हो रहा है क्या सॉल्ट ब्रिज की वजह से, मतलब वेदर द सॉल्ट ब्रिज इज कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये Zn पॉजिटिव से Zn जाने के लिए ये रिएक्शन का रेट कुछ मैनेज कर रहा है क्या, उसको बोल रहा है क्या तू इतना इतने से ज्यादा नहीं कर पाएगा, इतने से कम नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ बोल रहा है क्या वो, नो सर, नहीं। तो if he is not controlling the rate of reaction, whether we can say that कि अगर सॉल्ट ब्रिज आप वहां पे सेटअप करोगे तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हो क्या आप, नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या सॉल्ट ब्रिज जो होगा इट वोंट इन्फ्लुएंस व्हाट वेदर कि वहां पे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा या नहीं होगा, उसका सिर्फ काम क्या है, उसको बोला गया है कि भाई तुझे क्या करना है, सिर्फ तुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो उतना काम कर, तो दूसरे इसमें इंटरफेयर मत कर, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सचिया क्लियर है डाउट, यस ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में हमने ये एक पढ़ा, एक लास्ट टॉपिक लेके आज अपन क्या करते हैं, रुकते हैं, लास्ट में लिखो इक्विलिब्रियम, सॉरी फ्री, क्या था नाम इसका, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी वाला, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स में ये हम देखेंगे ही क्या, कि जब आपका वर्क डन होता है, क्या होता है, जो भी आपका वर्क डन होता है या वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी यूज की जाती है, तो किसमें, जहां पे आप फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी यूज करते हो, तो उसका फॉर्मूला बोलो मुझे, इलेक्ट्रिकल वर्क या वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है उसमें, अगर आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स थोड़ा तो, वो चार्ज होता है इनटू कि पोटेंशियल, नहीं, वो ये तू जो बता रहा है वो सही है कि इसमें वो आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, तू जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, हम तू जो फॉर्मूला बोल रहा है वो किसका होगा, वो इलेक्ट्रिकल वर्क का होगा। मैं किस में पूछ रहा हूँ, मैं थर्मोडायनामिक्स में पूछ रहा हूँ। तो थर्मोडायनामिक्स में हम देखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर क्या इनटू होता है, चेंज इनटू वॉल्यूम। राइट, और एक दूसरा तीन चार फॉर्म से वर्क डन के, एक होगा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला एक होगा और एक कौन सा होगा, वैक्यूम वाला होगा। तो ये चार अलग अलग फॉर्म्स होंगे, तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, इसके अगला वाला चैप्टर जो होगा आपका थर्मोडायनामिक्स भी होगा, उसमें ये पढ़ेंगे। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला क्या आता है, माइनस डेल्टा जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, आपको वर्क डन वहां पे मिल जाएगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा जी आता है, तो उसके हिसाब से अपन वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा माइनस डेल्टा जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब क्या, किसी भी चीज को आपको क्या करना है, सोचो कि आपका पंखा है,
वो पंखा घूम क्यों रहा है? क्योंकि आपने उसको क्या क्या प्रोवाइड किया है? वो जो पंखा है वो घूम क्यों रहा है? क्योंकि आप वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। राइट, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है, राइट। तो यहाँ पे इसको वर्क डन अगर करने है, आपको पंखे को क्या करना है? घुमाना है। मतलब बेसिकली क्या करना है? आपको इलेक्ट्रिकल वर्क अगर करना है तो इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए आपको वहां पे क्या क्या पास करना पड़ेगा? वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी या ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हम बोल सकते हैं चार्ज पास करना पड़ेगा। तो चार्ज जब तक पास नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं। तो चार्ज का हमने देखा था कल ही, अमाउंट ऑफ चार्ज पास क्या होता है बेसिकली। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी होगा इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? तो वो जो आप वोल्टेज उसमें पास करें उस पर भी डिपेंडेंट है। तो वोल्टेज कम होता है तो आपका पंखा जो होता है वो नॉर्मल स्पीड से घूमता है क्या? नहीं। नहीं, मतलब वहां पे वो डिपेंडेंट किस पे? वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट है। चार्ज कितना पास कर रहे हो उस पे डिपेंडेंट है और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। अब वोल्टेज कौन सा होगा? वोल्टेज मतलब आपका पोटेंशियल होता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वो दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू, हम बोल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल। तो जो भी आपका पोटेंशियल आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज आप कैसे निकालोगे? तो कितने फैराडे पास हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उससे आपको अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या कि इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, हम बोल सकते हैं NF इंटू ई ऑफ सेल। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला। थर्मोडायनामिक्स में अगर आप देखते हो तो थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वर्क डन का? वो आ जाएगा माइनस डेल्टा जी। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF इंटू ई ऑफ सेल, राइट। अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ तो यहाँ पे डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड हो जाएगा, NF का NF रहेगा और आपका ई नॉट ऑफ सेल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा। मतलब ई नॉट ऑफ सेल को आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन NF। तो ये आपका दूसरा या बोल सकते हैं तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। इस केस में ई नॉट ऑफ सेल से आप और एक चीज क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आप फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी भी वहां पे एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. लिख लो। तो ये सब थियरी का पार्ट है। मैं अब भी क्या करता हूँ, ये इसका एमसीक्यू का पार्ट, अब एमसीक्यू जितने भी हैं जो अपन देखने वाले वो अपलोड करके रखता हूँ। आपको जितने हो सके उतने वो एमसीक्यूज क्या करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करके ही देने वाला हूँ, पर खुद से करो ताकि स्पीड से हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर होते ही अभी जस्ट मैं क्या कर दूंगा, वो एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा। तो ट्राई करो कि वो एमसीक्यू आपके हो जाए। ठीक है, तो कल लेक्चर नहीं होगा तो परसों परसों तक जितने हो सके उतने वो मैक्सिमम सॉल्व करो। नहीं होंगे तो मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, लिख लो यहाँ तक जल्दी। हो गया सर। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिकली हमने नर्स्ट इक्वेशन पूरा पढ़ लिया। तो नर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे डाउट है कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन, फिर हमने पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। तो पूरे लेक्चर में कहीं पे डाउट है? No, sir. हम्म, हाँ सर। ठीक है, तो फिर आज क्या करते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं। अभी मैं अपलोड कर दूंगा तो कल नहीं होगा लेक्चर, परसों जब लेक्चर होगा तब अपन क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बचा है, वो थियोरेटिकल पार्ट खत्म होते ही अपन वो एमसीक्यू स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सर वो थैंक यू। कंडक्टिविटी के लेक्चर्स किधर मिलेंगे टेलीग्राम पे? तू मुझे मैसेज करना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, तू मुझे मैसेज कर, सिर्फ ओके टेलीग्राम ठीक पे है सर। मैसेज कर ओके दे। ठीक है, ठीक है हाँ। सर। मैसेज कर यस दे, सर। मैं तुझे सेंड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, अगर तू कर देगा तो तू कुणाल को दे दे, नहीं तो कुणाल तू भी मुझे क्या कर दे यहाँ पे मैसेज कर दे, मैं तुझे भी दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ टेलीग्राम पे ओके मैसेज सर। करो। ठीक है, यस। ठीक, थैंक यू।